तो शुरू करते हैं फिर। आज के इस थर्सडे माइंड्स मीट में मैं डॉक्टर अनिल तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका केंद्र बिंदु है अखनूर और उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत। मुझे खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे रजिस्ट्रार साहब श्री नागेंद्र सिंह जामवाल जी उपस्थित हैं। आपके अलावा जो और बहुत ही सम्मानित वक्ता हमारे बीच हैं जो अपने विचारों से हमें रूबरू कराएंगे, मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा शुरू में ही। हमारे बीच में है प्रोफेसर शिवदत्त शर्मा, जिनको प्रोफेसर शिव निर्मोही नाम से जाना जाता है पॉपुलरली। आप हमारे बीच में अपने विचारों को साझा करेंगे। आप जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पे बहुत सारा अनुसंधान किए हैं। साहित्य और शिक्षा में आपके योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है। ये सम्मान आपको 2020 में मिला हुआ है। हमारी खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं और अपने विचारों से हमें बार बार हमसे बातचीत होती रहती है और आज हमें और अवसर मिला है जिससे आपको एक विशेष बिंदु पे सुनने की। हम सबको विदित है कि जिस समय आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था उस समय तक आपकी 35 किताबें प्रकाशित हो चुकी थी और मुझे लगता है कि ये संख्या आज 40 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो मुझे खुशी है आपका स्वागत करते हुए। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद सिंह रावत जी हैं जो सुपरिंटेंडेंट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर सर्किल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपने समय निकाला हमारे बीच अपने विचारों को आप रखेंगे। हमारे बीच में है मिस अनुसुईया जामवाल जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल की। आप डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म भी रह चुकी हैं और उस विभाग में रहते हुए आपने बहुत सारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र हैं उनको विकसित करने में आप अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैडम। हम आज आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर ललित गुप्ता साहब हैं जो सीनियर इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सर, आपसे तो हम बार बार अनुरोध करते रहते हैं और मुझे खुशी है कि आप हमारे अनुरोध पे अपने बहुमूल्य विचार अखनूर के बारे में आपके विचार सुनेंगे, आपके जो अनुसंधान है उससे रूबरू होंगे। हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी हैं जो डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर रीजनल सेंटर ऑफ IGNCA न्यू दिल्ली के, जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कैंपस में ही स्थापित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो इतना विस्तृत रूप से यात्राएं करके और बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं जो संस्कृति और साहित्य से जुड़ी चीज़ों को संरक्षित करने में। हम आपको आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे। तो ये हमारे प्रमुख वक्ता हैं। हमारे बीच में डॉक्टर पूनम चौधरी मैडम हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज इन म्यूजियोलॉजी की डायरेक्टर हैं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सुमेर खजुरिया जी हैं, डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी जो हमारे ही विभाग के फैकल्टी मेंबर हैं, और भी कुछ विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और बीच में जुड़ते भी रहेंगे। मैं सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने रजिस्ट्रार साहब श्री नागेंद्र सिंह जामवाल से अनुरोध करता हूं कि औपचारिक रूप से हमारे वक्ताओं का, हमारे प्रतिभागियों का स्वागत करें और अपने विचारों से भी हमको लाभान्वित करें। श्री नागेंद्र सिंह जामवाल जी। धन्यवाद डॉक्टर अनिल तिवारी जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड कल्चर। पहले तो मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि आपके मन में अखनूर आया कैसे, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की तरफ देखूं तो 1822 17 जून को लगभग 200 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक हुआ था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1846 में मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जरूर बनी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये उस राज तिलक सेरेमनी पर है
और उससे अभी हम कुछ दिन दूर हैं, और उस ऐसे हम कहते हैं शताब्दी समारोह, तो मान के चलिए 2 शताब्दी पूर्व यहाँ पर ही इस राज्य की स्थापना के जो कहते हैं बीज वो बोए गए थे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, बांगरू साहब को, कि आपने ये टाइटल चुना जो मेरे दिल के भी काफी करीब है। मैं एज एसडीएम वहां पर 2 साल कार्य कर चुका हूँ। जहां तक अखनूर की बात है, तो अखनूर शुरू से ही मुझे काफी कहते हैं आकर्षित किया। उसका बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बड़े पुराने शहरों में अगर हम पूरे भारत के बाहर बात करते हैं तो दमिश्क का नाम है, जेरूसलम का नाम है, जेरिको का नाम है। अगर उसी श्रृंखला में भारत में कहीं शहरों का नाम हो जहां लगातार सिविलाइजेशन सभ्यता चलती रही है, तो उसमें अखनूर सबसे आगे होगा। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आर्ट कल्चर के स्टूडेंट हैं, वो जानेंगे कि हड़प्पा काल के समय में भी नॉर्दर्न मोस्ट जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया भी गया, तो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट यही थी। यहाँ खुदाई भी हुई है हड़प्पा काल में, कुषाण डायनेस्टी के समय पर। अब यहाँ अंबाराम में काफी खुदाई में वहाँ एक स्तूपा भी मिला है। तो पता चलता है कि लगातार यहाँ पर सिविलाइजेशन आती रही हैं। मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, तो अखनूर का एक बड़ा अहम रोल है। उसके साथ ही मैं यहाँ की बात करूंगा यहाँ के लोगों की। तो यहाँ के लोगों में बहादुरी रच बस के बसी हुई है। यहाँ 3 क्लान बड़े बड़े मशहूर हैं। जैसे उनमें बाहू, जिनका एक किला भी यहाँ कलीठ में है। इसके साथ साथ चिब। अब चिब राजपूतों में मैं बात बता देता हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस विनर जमींदार प्रकाश सिंह चिब थे, जो इसी इलाके से वाबस्ता थे। उसके साथ ही साथ मन्हास राजपूत हैं, वो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं। अंबारा यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और आपको बता दूं NIIT हमारा एक मेजर कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसके मालिक भी अखनूर से आते हैं। तो अखनूर ने अपने इतिहास में, चाहे वो मध्यकाल रहा हो, चाहे पुरातन काल रहा हो, चाहे आज का काल रहा हो, किसी न किसी प्रकार से लोगों ने वहां पर अपना योगदान दिया है। अगर 1947 के थोड़े से पहले की बात करें, तो मैं आपको बता दूं जितनी चोट अखनूर ने विभाजन में या 1947 में कबायली के हमले में खाई है, इतनी किसी और ने नहीं खाई है। आज भी अखनूर का एक बड़ा हिस्सा मनावर का और छम का, जो वो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। वहाँ के 28 गांव जो आज भी हैं, उनका रिकॉर्ड भारत में, अखनूर में और जम्मू में पड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, तो एक गांव की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, हमीरपुर गांव की। इसलिए कि सोनी महवाल का आपने नाम सुना होगा। जिस प्रकार से बाकी जगहों पर भी हमने देखा कि कोई ना कोई एक रोमांटिक टच रहा है, वैसा ही हमारे कहानियों में, हमारी किंवदंतियों में सोनी महवाल का रहा है। और चिनाब यहीं पर जाकर शांत होता है, उससे पहले इसका रूप जो उग्र है। और हमीरपुर में 1930, 40, 50 की बात करें, तो मलिका पुखराज हुई, जो हमारी कोर्ट सिंगर भी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर राज्य में, और बाद में वो पलायन करके पाकिस्तान चली गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो अखनूर जो है वो हिस्ट्री से, वो इतिहास से, वो विरासत से सराबोर है। जहां तक बात करते हैं आज के स्पीकर्स की, तो ये आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे साथ और हमारे बीच में शिव निर्मोही सर हैं। पद्मश्री मिलना, ये उनकी, मेरा मानना है कि ज्ञान की यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। क्योंकि सर ने ना कभी, जो मैं भी इनसे मुलाकात की है, ना कभी मुझे लगता है कभी कुर्सी, ना किसी टाइटल के सर मोहताज रहे हैं। और अपनी ज्ञान यात्रा में लिखते रहे। जहां गए हैं बहुत सारे, मैं कहता हूँ, ज्ञान सूत्र बन गए हैं। आने वाली जनरेशन इस बात पर फक्र करेंगी। इस इनके लिखी हुई किताबों के ऊपर कंटेंट क्रिएट होगा और बात आगे बढ़ेगी। सर, आप हमारे वेबिनार में आए हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वागत करता हूँ विनोद सिंह रावत सर का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, मैं ये मान के चलता हूँ, जम्मू कश्मीर सर्कल में ऐसी ऐसी एंटिक्विटीज, ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो शायद भारत तो छोड़िए, इस विश्व में भी कहीं नहीं है। चाहे वो हार्वर्ड का 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की जगह हो जाए, चाहे वो हड़प्पा के आप यहाँ पर अखनूर के किले के अंदर अवशेष देखें जिसको ASI ने सहेज के रखा हुआ है, चाहे वो क्रीमची, मनवाल, भबोर, बिलावर के मंदिर हों, इन सभी जगहों पर बहुत ही अच्छे तरीके से ASI ने काम किया है। और इनके मोनूमेंट्स को, मैं कहता हूँ कि आज की डेट में विरासत को उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखा हुआ है। मैं उनका खास तौर पर SMVDU की तरफ से स्वागत करता हूँ, रावत सर का। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ अंशुया जम्वाल का, जो मेरी कलीग भी हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वो मेंबर भी हैं, 2004 बैच की हैं।
इनकी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, टूरिज्म में जो मैंने इनका जोश और जज्बा देखा, अक्सर बात की जाती है लैब टू द लैंड, कि लैब में काम होता है, लैंड तक नहीं जाता। दफ्तरों में बात होती है, वो फील्ड में नहीं हो पाती। जो खुदाई ईएसआई ने बीआर मनी सर के थ्रू की थी, उसके बाद में प्रिजर्वेशन भी हुई, लेकिन कहीं ये हमारे जो टूरिज्म मानचित्र पर है, ये उसकी हमें कमी खलती रही। तो बड़ी मैं कहता हूँ अथक प्रयासों से 2019 में इन्होंने एक अच्छी हेरिटेज वॉक की। ये हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि कैसे विरासत को और हेरिटेज को हम टूरिज्म में एक बेस्ट सेलर के रूप में ला सकते हैं। मैं साथ ही स्वागत करता हूँ डॉक्टर ललित गुप्ता जी का। मैं उनको अपने जम्मू में एक कृपाचार्य से कम नहीं समझता, कि जिन्होंने ये कसम खा के रखी है कि विरासत को जो है हम लोगों में प्रचार प्रसार भी करना है, हमें बताना भी हमारी गलतियां कहाँ पर हैं। और सर की जो कलम है, उसकी स्याही आज तक नहीं सूखी है, वो चलती रहती है। जब भी कहीं मिलते हैं, फोन पर बात होती है, तो विरासत के बारे में नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। सर का आज फिर से यहाँ पर आना हमारे लिए बड़ा हौसला अफजाई वाली बात है। मैं साथ ही स्वागत करता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी का। इनको आपने मीटिंग ऑफ द माइंड्स जरूर कहते हैं, मैं कहता हूँ ही हैज बीन इग्नाइटिंग द माइंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आईजीएनसीए का जो असली में रोल था, वो अगर दिखता है तो एसएमवीडीयू और आईजीएनसी की इस कोलैबोरेशन में दिखता है। जब मीटिंग ऑफ द माइंड्स में हम बार बार आहिस्ता आहिस्ता, हमने किश्तवाड़ पर बात की, अखनूर पर बात हो रही है, और आने वाले समय में हम पूरे जम्मू कश्मीर को उसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ उन सभी प्रोफेसर्स का, ज्ञानी जन का, इंटेलेक्चुअल्स का, अपने सीनियर्स का, और बाकी उन लोगों का, उन पार्टिसिपेंट्स का जो आज हमें इस वेबिनार में सुन रहे हैं। आप सबका एसएमवीडीयू की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमको बहुत ही रोचक हमारे प्रतिभागियों से मिलाने के लिए, और उनके विचार हमारे बीच में रखे जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो पूरा प्लानिंग है वो आपके माध्यम से संभव हो पाई है। वीरेंद्र जी और आप दोनों लोग बहुत ही उत्साहजनक ढंग से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने समय निकालकर हमारे प्रतिभागियों के बीच आए। तो हम शुरू करते हैं अपने जो सबसे सम्मानित वक्ता प्रोफेसर शिव निर्मोही साहब को सुनेंगे। सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो जम्मू कश्मीर के अनेक संस्कृत और इतिहास से जुड़े जो महत्व के स्थान हैं उस पर बहुत सारी चीजें बताई हैं। सर आपका स्वागत है, आप अपना उद्बोधन हमें दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे असीम प्रसन्नता है कि इन्होंने एक परियोजना पर कार्य शुरू किया है, और उस परियोजना के अंतर्गत वह स्थानीय इतिहास और संस्कृति को प्रकाश में लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक अखनूर का संबंध है, तो जो मेरी अपनी शोध है, जो मैंने अखनूर पर काम किया है, तो अखनूर का संबंध जो है ये हम प्रागैतिहासिक युग से जोड़ते हैं, और उस युग से जोड़ते हैं जब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में नाग जाति का आधिपत्य था, और वासुनाग का बेटा काईनाग जो था वह इस क्षेत्र का अधिपति था। और यह हमारी लोक गाथाएं जो हैं उनमें ये पूरी की पूरी गाथा मुखरित होती है कि ये जो काई को जो राज्य मिला था वह चंद्रभागा के साथ साथ मिला था। चंद्रभागा नदी के साथ साथ एक गांव है मैरा मांद्रिया। मैरा मांद्रिया से थोड़ी दूरी पर ही एक चंद्रभागा के तट के साथ ही एक गांव है, उसका नाम है रंगाणी। रंगाणी गांव के नीचे डक्की डाल करके जब आप जाएंगे, वहाँ आपको एक बहुत ही भव्य, आकर्षित और चमत्कृत एक गुफा दिखाई देगी, जिसको कि काई देवता की गुफा कहा जाता है। उस गुफा में क्या है कि 5 नाग मूर्ति हैं, विचित्र हैं, प्रागैतिहासिक काल की हैं। उसमें एक मूर्ति अति विचित्र है। उस मूर्ति में क्या है कि एक लंबा नाग चित्रित है, और उस नाग के पीठ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सिकंदर ने जब जहाँ आक्रमण किया था, उनके साथ जो जोशी आए थे या दार्शनिक आए थे, उन्होंने भी ये वर्णन किया था कि हमने भी चंद्रभागा में
एक तैरते हुए नाग को देखा था जो बहुत ही लंबा था। शायद उसी का चित्रण इस गुफा में हुआ है। उसके बाद जैसे राजा भागीरथ ने प्रयास किया था, गंगा का प्रवाह बदल डाला था, ऐसे ही प्रयास जो थे ये नाग काल में हुए। हम जानते हैं कि राजा भैड़ के साथ ये जुड़ा हुआ है कि तवी नदी का जो प्रवाह जो था उसने बदला और उसने जम्मू की ओर लाया, क्योंकि जम्मू में पानी का अभाव था। ऐसी ये कथा जो है ये आती है कि चंद्रभागा नदी जो थी इसके प्रवाह को काई ने बदला है। हमारे वैदिक साहित्य के नदी सूक्त में एक अस्कनी नदी का वर्णन आता है। हम ये मान लेते हैं कि अस्कनी नदी जो है वो चंद्रभागा ही थी, जबकि वास्तविकता यह है, स्थानीय लोक परंपरा यह है कि अस्कनी नदी जो है वो अंश नदी है जो बुद्धल की पहाड़ियों से निकलती हुई कंथान के निकट चंद्रभागा नदी में आकर के मिलती है। अब यह जाता है, इस पर भी शोध करने की आवश्यकता है कि अस्कनी नदी क्या वो अंश है जो नाग काल में प्रचलन में आई थी, जिसका नाग इतिहास में हमें वर्णन मिलता है, या अंश नदी जो है वो कुछ उसका अपना अलग इतिहास है। फिर जब हम ये देखते हैं कि नाग जो थे, ये देखने की बात है क्या उनका आवास गुफाओं में था या उनका आवास जो था वो कहीं घनी आबादियों में था। तो चंद्रभागा के साथ साथ हम ये देखते हैं, अखनूर के साथ साथ जब हम देखते हैं, मैरिया मांद्रा से ऊपर से लेकर के जब हम अखनूर की तरफ आते हैं तो हमें 5 बड़ी बड़ी गुफाएं जो हैं वो चंद्रभागा नदी के साथ साथ तट के साथ साथ दिखाई देती हैं। अंबारा के नीचे भी एक बहुत बड़ी गुफा है। अब यह जाता है कि ये जो गुफाएं हैं, अखनूर में भी एक गुफाएं हैं, क्या इनका संबंध नाग संस्कृति से है? अगर है तो उस पर हमें बहुत शोध करने की आवश्यकता है। एक तो यह जाता है कि नाग जो है उनका इस क्षेत्र में प्रभुत्व रहा है, ये बात हमको माननी हो। दूसरी बात जो है, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में लें तो ऐतिहासिक संदर्भ में जो अविसार जनपद है उसका कुछ ना कुछ संबंध, या उसका ये अखनूर जो थी ये सीमा थी, ऐसा कुछ ना कुछ लगता है। क्योंकि जब अविसार में युद्ध हो रहा था, पोरस का युद्ध चल रहा था इसके साथ, सिकंदर के साथ, तो जम्मू का राजा जो था वो विजय सिंह जो था वो उस युद्ध में शहीद हुआ था। और विजय सिंह के पोते का नाम रामदेव था और रामदेव ने रामगढ़ एक नगर बसाया था, वो ही उसकी राजधानी थी जो यूनानी काल की मानी जाती है। और वो रामगढ़ जो है आज चंद्रभागा की लपेट में आ चुका है, वो प्रवाहित हो चुका है। लेकिन वहाँ का जो राजवंश, रामगढ़ीय राजवंश है, वो अखनूर का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। एक बात और जो मैं आप सबके ध्यान में लाऊंगा कि सिर्फ अखनूर ही एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ टिकाई जाति के लोग रहते हैं। मैं अपने शिक्ष मुगादिता के साथ टिकाइयों के कई घरों में घूमा फिरा, पूरा अखनूर का जब मैंने सर्वेक्षण किया, टिकाइयों से जब मैंने ये पूछा, बोलिए आपका कोई ऐतिहासिक संबंध है, तो उन्होंने कहा कि हम टक देश के वासी हैं। तो इसका अर्थ ये लिया जा सकता है, या तो अखनूर ही टक जनपद था, या ये टक जनपद का कोई ना कोई भाग रहा है, टक देश के साथ इसका कोई ना संबंध रहा है। जैसे जम्मू के जो राजवंश के लोग हैं वो जम्वाल कहलाते हैं, बुलौर के जो राजवंश के लोग जो हैं वो बुलौरिया कहलाते हैं, जसरोटा के जसरोटिया कहलाते हैं। केवल इसी तरह से एक ही जाति है अखनूर में, और वह है टिकाई जाति, जो केवल आपको अखनूर में ही दिखाई देगी और कहीं दिखाई नहीं देगी। इस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है कि ये टक जाति के जो लोग हैं, क्या ये टक देश से इधर आए हैं, या अखनूर ही टक देश था, या अखनूर जो है ये टक देश का भाग रहा है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो आ जाता है ह्यून सांग के संदर्भ में। ह्यून सांग जब पुंछ में पहुंचा और पुंछ से सागरकोट तक पहुंचे, उसने शय बोध विहार देखे कि उसने
अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। एक बौद्ध विहार तो हमको मिल गया पुंछ में, वहाँ जो शिलालेख मिले वो अभी वो शिलालेख जो है केडी मैनी के घर सुरक्षित है और उनकी एक फोटो कापी मेरे पास भी है। 1947 तक पुंछ का बौद्ध विहार जो था वो सुरक्षित था, बाद में वो धीरे धीरे ढहता गया। आज उसके निशान नहीं है, लेकिन शिलालेख वो अभी है। दूसरी ओर जब हम सखी मैदान में मेंढर में आ जाते हैं तो ये सरल तथ्य है कि मेंढर में राजा मेंढर द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था और उस बौद्ध विहार के पुरावशेष आज भी हमें मिलते हैं। मेरे विद्यार्थियों ने बताया था कि उनके पूर्वजों को वहाँ खेती में काम करते समय पत्थर के संदूक में कुछ अवशेष मिले थे और वो अवशेष कहाँ हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि मेंढर जो था वो बौद्ध विहार का केंद्र रहा। और उसके बाद तीसरा स्थान जो मुझे मिला वो था पीर बतेखर, और ये सीमावर्ती क्षेत्र में है और जिला रजौरी में है। वहाँ आज भी कुषाण कालीन हमें पुरावशेष मिलते हैं। और पांच जो मुझे मिला वो कलशियाँ में मिला नौशहरा में। जब मैं उस मंदिर में गया तो वहाँ पर धर्म चक्र के अवशेष जो थे अब भी वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन उसकी इराएं जब मैंने गिने वो 24 नहीं 18 थी। इसी तरह से उसने ये कहा है कि जब वह नरसिंहपुरा में पहुंचा तो वहाँ नरसिंहपुरा से वो साकल में गया। अब ये सवाल आ जाता है नरसिंहपुरा कहाँ है। नरसिंहपुरा जो अंबारा है उससे 3 किलोमीटर नीचे है और जो प्रगवाल रोड जाती है, सड़क जाती है, उसके बिल्कुल तट पर है। जब मैं नरसिंहपुरा में पहुंचा तो वहां पर मैंने परिदृश्य देखा। जो प्राचीन जहाँ का वो मंदिर था, वो मंदिर तो धराशायी था, उसके स्थान पर नया वहां पर मंदिर बना हुआ था। लेकिन मुझे ये बताया गया कि नरसिंहपुरा से साकल या सियालकोट के लिए रथ चलते थे और ये 60 गज फुट के लगभग सड़क जो थी वो चौड़ी थी, वहां से ये यात्री आते जाते रहते थे। इस तरह से अखनूर का जब हम इतिहास देखेंगे तो केवल हमने अखनूर के कस्बे तक, नगर तक ही परिसीमित नहीं रहना है, हमने इंद्रीवकोल जाना है। जब हम इंद्रीवकोल जाएंगे वहाँ हमें मिलेगा कि विक्रम राणा का बनाया हुए जो पुरावशेष जो हैं, इंद्रीवकोल के जो मंदिर जो हैं, जो बिल्कुल चंद्रभागा नदी के तट पर थे, उनके पुरावशेष अब भी वहाँ पर बचे हुए हैं। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ जब वहाँ पर गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ तो देख करके मैं दंग रह गया था कि नीचे चंद्रभागा प्रभावित था और उसके ऊपर एक भव्य मंदिर के पुरावशेष जो थे वो बिखरे हुए थे। इस तरह से जब हम मीरपुर सिद्धर में आ जाते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि मीरपुर सिद्धर के साथ झेलम नदी बहती है। झेलम नदी के बाहर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, तक्षशिला साम्राज्य। और जब तक्षशिला साम्राज्य पर आक्रमण हुए, जब तक्षशिला साम्राज्य को तहस नहस किया गया, वहां के पालवंशी जो राजे थे वो वहां से आए थे डुग्गर प्रदेश की ओर। और राजदर्शन में तो ये उल्लेख मिलता है कि डुग्गर में जो 8-9 पाल वंशीय राजा हुए हैं वो तक्षशिला के राजा ही थे। उन्होंने ही बिलावर में अपना शासन कायम किया, उन्होंने ही बसोली में किया, उन्होंने ही बड्डू में किया, बरतुल में किया, कितने ही उनके छोटे छोटे जो राज्य थे। और पालवंशी राजे जो थे वो अपने आप को पांडव वंशी मानते थे, इसलिए डुग्गर में पालवंशी राजाओं ने जो मंदिर बनाए उनको पांडवों का मंदिर कहा गया, उनको पांडव मंदिर कहा गया, ऐसा आता है। हमें इसके साथ साथ ही जब हम अखनूर का विश्लेषण करेंगे हमें अंबाराम भी जाना पड़ेगा। अंबाराम में क्या है, पंवार वंश जो कि 1000 शताब्दियों तक वहाँ स्थापित रहा। पौन थे पंवार, एक परंपरा थी राजपूतों में, वो जो थी जब वो घर से बाहर निकलते थे तो निकलते समय जब वो युद्ध क्षेत्र में आते थे उनका अभिषेक किया जाता था। एक प्रण लेकर के वो निकलते थे, युद्ध जीत कर आएंगे, युद्ध में हम मर शहीद हो जाएंगे, हम युद्ध में हार करके अपने गांव में नहीं जाएंगे। अब ये हुआ, युद्ध हुए, पानीपत में युद्ध हुआ, जगह जगह युद्ध हुए, कहीं हम जीते कहीं हम हारे। जो हारे वो वापस अपने गांव में नहीं है, चाहे वो मराठा थे चाहे वो राजपूताना के लोग थे, वो भाग करके शिवालिक की पहाड़ियों में आए और उन्हीं लोगों ने आकर के
जहाँ पर आकर के अपना एक राज्य समाज स्थापित किया था, जिसको पंबारायण कहा जाता था, बाद में जिसको अम्बा के नाम पर अंबारायण राज्य का नाम दिया गया। हमने अब क्या करना है कि अखनूर का पूरा विश्लेषण करना है, ऐतिहासिक दृष्टि से, पूरा तत्व की दृष्टि से, हमने इसको सांस्कृतिक दृष्टि से, क्योंकि ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र लगता है और इस पर काम करने की अति आवश्यकता है। मैं अपने साथियों से ये अनुरोध करूंगा, मैंने अखनूर के साथियों को भी ये दायित्व सौंपा है, वे गाँव-गाँव में जाएं, शिलालेख इकट्ठे करें। हमें पंबाराम में भी शिलालेख मिले हैं जो सुरक्षित हैं। मैं सबसे पहले जब 1988 में अपने विद्यार्थियों के साथ अंबाराम में गया था, तो वहाँ की औरतों ने जहाँ जो घर थे, उन्होंने मुझे सिक्के बतलाए थे और मैंने सिक्के लिए नहीं थे। मैंने रखा कि इन सिक्कों को रख लो, ये बहुत सुरक्षित है। वो जो मैंने ईंटें देखी थी वहाँ पर, वही ईंटें मैंने नालंदा में देखी थी। प्रत्यक्ष लग रहा था जहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। मैं अब ये बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का धन्यवादी हूँ कि वे डुग्गर की संस्कृति को, डुग्गर के पुरातत्व को, डुग्गर के प्रातैतिहासिक काल को प्रकाश में लाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये अति स्तुत्य है। धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपने अखनूर के बारे में और जम्मू रीजन के बारे में जो सूचनाएं दी हैं, इससे हमारे शोधार्थी जरूर लाभान्वित होंगे और इस पे उनको प्रेरणा मिलेगी और आगे काम करने के लिए। अखनूर शब्द के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा कि अखनूर, अखे दा नूर, इसका किसी राजा के आंख में गड़बड़ी हुई थी। कहीं शाहजहां का उल्लेख होता है, कहीं और किसी राजा का उल्लेख होता है, तो वहां पे उनकी आंख ठीक हुई, इसलिए उन्होंने उसको अखनूर नाम दे दिया। तो मुझे लगता है इस पे जो अनुसंधान हुए हैं उसके बारे में कोई अगर चर्चा करेगा तो अच्छा होगा। जो अंबाराम की बात की, अंबाराम एक ऐसा स्तूप है जहाँ ये माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनका रेलिक्स रखा हुआ है, उनके अवशेष रखे हुए हैं, और ये उन पवित्र स्थानों में, बौद्ध धर्म के उन पवित्र स्थानों में एक है जो पूरे भारत में उनके अस्थि अवशेष को बांटा गया था और बहुत सारे राजा उस पर स्तूपों का निर्माण किए थे। अंबाराम भी एक ऐसी जगह है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने और बहुत ही संक्षेप में, हम तो चाहते हैं कि आपके पूरे अनुभव को हम रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्ड को अपने विभाग के वेबसाइट पे जरूर उसको रखें। तो हम इसका प्रयास करेंगे कि आपसे चर्चा करें और उसका रिकॉर्डिंग हो, जिससे आपके जितना अनुभव आपने है, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, उसको हम अगर समेट पाएं थोड़ा सा अपने अगली पीढ़ी के लिए, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि अखनूर जम्मू जिले में आता है और ये जम्मू जिले की 7 सब डिविजन्स में एक प्रमुख सब डिवीजन है, और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर है। उस धरोहर को बचाना और उसके साथ साथ अपने देश की सुरक्षा में जो हम काम कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण रहा है। और जम्मू कश्मीर प्रांत के डॉक्टर विनोद सिंह रावत जी हैं, जो सुपरिंटेंडेंट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर सर्किल के, आज वो हमारे बीच में अपने विचारों को, अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर विनोद सिंह रावत जी से कि वो अपने विचारों से हमें रूबरू कराएं। रावत साहब। धन्यवाद तिवारी जी, एंड धन्यवाद मिस्टर जमवाल जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। और अभी जो पद्मश्री श्री प्रोफेसर निर्मोही जी ने जो हमें अखनूर के जो लिटरेचर के बारे में जो बताया हमें, तो उससे तो उनको मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम किया है, उन्होंने सर्वे भी किया है वहाँ पे। और इसी लाइन पे ASI भी यहाँ पे हम लोग विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं। हमने भी यहाँ पे कई साइट्स लिस्ट की हुई हैं इसी अखनूर रीजन में, और हमने 5-6 साइट पे खुदाई भी की है। अंबरन उसमें प्रमुख है। और मैं एक स्लाइड शो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या एंटीक्वेरी रेलिक्स मिले यहाँ से और किस किस साइट्स में हमने क्या क्या खुदाई की है पिछले 10-20 सालों में और क्या हमारे अचीवमेंट रहे हैं। तो मैं एक स्लाइड के शो के थ्रू आपको इनका बताना चाहूँगा।
होपफुली दिस इज विजिबल। जी, हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी सर। तो ये अंबरन साइट की खुदाई आपको सबको पता ही है कि 1999 2001 में और 2008 और 10 में भी इसकी खुदाई हुई थी। और B.R. मणि साहब ने इनको इस साइट को 2 सीजन खुदा था। और इस साइट के बारे में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि चार्ल्स फैब्री करके एक स्कॉलर थे हमारे लाहौर म्यूजियम में। तो उन्होंने अपने लाहौर म्यूजियम में 1945 में करीबन वो वहाँ पे क्यूरेटर थे। तो एक डच स्कॉलर थे, वो ASI के थ्रू ही वहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे थे। तो समहाउ 1945 में वो वहाँ के क्यूरेटर रहे। तो उन्होंने वहाँ पे म्यूजियम में, लाहौर म्यूजियम में कुछ टेराकोटास देखे, वहाँ पे टेराकोटा पीसेस, ब्यूटीफुल टेराकोटा पीसेस। और वो कंफ्यूज हो गए, वो देख के गंधारा है या कौन सा स्टाइल है ये। तो उन्होंने उनको फिर स्टडी किया। तो उन्हें ये उसका प्रोविनेंस मिला अखनूर, लेकिन वो साइट फिर भी डिफाइन नहीं कर पाए कि कहाँ से आए हैं इस टेराकोटा एंटिक्विटीज। तो 47 के बाद, आज़ादी के बाद वो नेशनल म्यूजियम में आ गए थे यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया यहाँ पे इस पूरे JNK एरिया में। वो इवन कश्मीर तक गए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि इसकी फाइंड कहाँ से आई है, लेकिन वो उस समय तक उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि अंबरन साइट से ये मिला है। तो B.R. मणि साहब का एक मुख्य उद्देश्य इस साइट को एक्सक्वेशन करने का यही था कि ये एस्टेब्लिश करना कि क्रोनोलॉजी के साथ ये जो अखनूर टेराकोटा बोलते हैं, जो वर्ड फेमस है और कई म्यूजियम्स में अभी भी है ये टेराकोटा, इसको साइट के साथ कोरिलेट करना। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने 1999 में साइट की खुदाई की थी। तो इस खुदाई में बेसिकली 4 कल्चर पीरियड हमें मिले। पहला कल्चरल पीरियड एक छोटा सा हैमलेट था जहाँ पे छोटे मोटे एक सेटलमेंट था जिसमें ग्रेवेयर पॉटरीज यूज करते थे वहाँ के जो बाशिंदे थे उस समय। और ये इसका टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BC था। उसके बाद पीरियड 2 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोफिलिक पीरियड था ये पीरियड 2। इसमें बिल्डिंग एक्टिविटीज जो अभी आप देख रहे हैं साइट में, मैं आपको एक जनरल व्यू दे देता हूँ साइट का। ये जो जनरल व्यू साइट का है, इसमें ये जो एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज जो एक्सक्वेटेड हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन है। तो ये एक्टिविटीज 2nd सेंचुरी BC का जो ये एक्टिविटीज हैं ये सारी, ये पीरियड 2 में हुई हैं। फर्स्ट सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी की जो एक्टिविटीज हैं ये, और ये कुशाना एज की एक्टिविटीज। चलो मैं मैनुअली कर लेता हूँ, कोई नहीं। जैसे ये जनरल व्यू आप देख रहे हैं साइट का, तो मैं पीरियड 2 की बात कर रहा था। पीरियड 2 में ये सारी एक्टिविटीज आपकी आई थी। इसमें बेसिकली 2 हमें बड़े स्तूपा मिले हैं, एक सर्कुलर है और एक स्क्वायरिश है। जो स्क्वायरिश स्तूपा है वो 2, उसमें से हमें रेलिक्वेरी मिली है, जो कास्केट है, गोल्ड कास्केट जो मिला हमें, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर का। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड ऑफ दैट साइट। तो उसमें बेसिकली ये रिमेन्स थे उसमें। आप जैसे देख पा रहे हैं ये कॉपर कास्केट है, इसके अंदर ये सिल्वर कास्केट है, ये एक दूसरे के ऊपर अंदर फिट हो जाते हैं। और ये गोल्ड कास्केट है। इसी गोल्ड कास्केट में कुछ रिमेन्स मिले हैं जो कि जैसे निर्मोही साहब बोल रहे थे कि बुद्धा का, जैसे माना जाता है कि बुद्धा का ये रिमेन्स है, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हमें कोई लिटरली एविडेंसेस इसके मिले नहीं है कि बुद्धा का ही है। लेकिन एक कास्केट देख के इसमें जो रिमेन्स जो मिले हमें, जैसे 30 गोल्ड फॉइल्स भी मिले इसके अंदर, ये बीड्स मिले हैं। तो ये देख के तो लगता है कि किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मॉन्क थे उस समय, या तो बुद्धा का या जो मॉन्क है उनका ये अवशेष होंगे। तो निस्संदेह ये फ्यूचर रिसर्च का एक मैटर है। और इसके अलावा हमें यहाँ से ये बहुत सारे टेराकोटा फिगराइंस जो बॉडी पार्ट्स हैं ये मिल रहे हैं। ये साइट का जनरल व्यू है, ये बिफोर आफ्टर एक्सकवेशन। मैं इस स्तूपा की बात कर रहा हूँ। ये स्तूपा जो सर्कुलर है ये स्पोर्ट्स स्तूपा है। ये इस टाइप का ये जम्मू में सिर्फ एक ही मिल रहा है, कश्मीर में भी नहीं मिलता है हमें ये। एंड इस टाइप का स्तूपा आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको पंजाब से, संघोल के स्तूपा से। संघोल में भी इसी तरह का स्तूपा, वो काफी बड़ा स्तूपा है। तो ये स्तूपा जो है ये स्पोक स्तूपा जम्मू कश्मीर का पहला स्तूपा हमें रिमेन मिला है यहाँ पे इस तरह का। ये ऊपर जो आप सेल्स देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये विहाराज हैं। तो ये सारे,
तो ये इस साइट पे उसके बाद भी एक्टिविटी रही है गुप्ता पीरियड का, ये कुशाना पीरियड का है, ये जो अभी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद गुप्ता काल के भी यहाँ पे कुछ हमें टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं, और उसके बाद पोस्ट गुप्ता टाइम का भी मिला है। और इवेंचुअली ये जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है 1st सेंचुरी BC से, और इवेंचुअली ये 7th सेंचुरी AD में ये ड्यू टू फ्लड ये पूरा साइट खत्म हो चुका था। तो फिर जो हमें बाद में हमने एक्सक्वेट किया तो इस रूप में हमें ये मिला है। तो इसके अलावा ये तो अंबारन की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके अलावा काफी साइट्स पे हमने यहाँ पे आसपास जो अखनूर के आसपास हैं एक्सक्वेशन किया है। उनमें से एक टिब्बा नामा शाह करके है। तो ये जो टिब्बा नामा शाह है ये मार ब्लॉक में है ये, और ये एक बहुत छोटा स्मॉल माउंट है, बहुत बड़ा साइट नहीं है ये। तो यहाँ पे भी हमें काफी एक्टिविटीज मिली। और यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंड थी हमारी ये पेंटेड ग्रेवर कल्चर, जो जनरली एसोसिएट होता है महाभारत कल्चर से एसोसिएट करते हैं हम लोग, वो ये मिला। और ये दिस इज द ओनली साइट जो यहाँ पे हमें ये पॉटरी मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से कहीं और से ये पॉटरी नहीं मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इस लिहाज से। ASI का प्रोटेक्ट साइट नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये फाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये कुछ और एंटिक्विटीज जो हमें यहाँ से मिली है, बैंगल पीसीज हैं, ये बीड्स हैं, टेराकोटा बीड्स हैं, और ये सारे कुशाना पीरियड के ही हैं। ये व्हील है, ये टेराकोटा फिगराइंस हैं, एनिमल फिगराइंस। इसी तर्ज पे मांडा जो साइट है, जैसे आप लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे ये सब चीज़ें कि नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट है हरप्पन पीरियड का, जैसे जमाल जी बता रहे थे। तो ये एस्टेब्लिश है, ये तो एक्सक्वेशन में हो चुका है एस्टेब्लिश 1976-77 के एक्सक्वेशन में JP जोशी जी ने इसको एक्सक्वेट किया था। तो यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ कल्चर मिलता है। एक डिपॉजिट, बहुत बड़ा डिपॉजिट है यहाँ पे, कल्चर डिपॉजिट, और ये मल्टी कल्चर साइट है, कंटिन्यूस हैबिटेशन फ्रॉम हरप्पन टू लेट मेडिवल। तो ये पूरा कंटिन्यूस हैबिटेशन है, इसमें कुशाना भी आता है, गुप्ता भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एक ASI के पास अभी। और जो फोर्ट है वो अभी ASI तो उसका देख रेख तो करता ही है। ये कुछ फाइंडिंग्स थी इसकी साइट की, ट्रेंच का जनरल ड्राइंग है, और ये फाइंड्स हैं टेराकोटा फिगराइंस। जो स्लाइड आप मेंशन कर रहे हो उस पर क्लिक कर दिया करिए। हाँ, उसी के बारे में बात करो, मांडा का है। स्लाइड्स पर क्लिक कर दिए। ओके, इसके बाद मैं आता हूँ जफर चक। एक स्लाइड के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, स्लाइड दिखाना है। जफर चक एक छोटा सा साइट ये भी है, करीबन 19 किलोमीटर है। ये भी ये मर ब्लॉक में आता है, और ये 19 किलोमीटर टुवर्ड्स जम्मू वेस्ट में है ये साइट। और यहाँ पे भी हमें 3 पीरियड एक्टिविटीज मिली हैं, जो कि 1st सेंचुरी BC से लेके 7th सेंचुरी AD तक की एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। वही कुशाना गुप्ता प्रोमिनेंट कल्चर्स थे यहाँ पे, और काफ़ी एंटिक्विटीज मिली हमें यहाँ पे, करीबन 162 एंटिक्विटीज हैं यहाँ पे मिली थी हमें। कोई स्ट्रक्चरल एक्टिविटी हमें यहाँ पे नहीं मिली है। ये जफर चक का साइट है। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट साइट जो हमारा मालपुर है। मालपुर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये दिस इज द फर्स्ट साइट फ्रॉम जम्मू जो कि न्यूलिथिक साइट हमें मिली है। इससे पहले हमें 2 साइट गुफकराल एंड बुर्ज़होम कश्मीर रीजन में मिला है, और जम्मू रीजन में ये पहला साइट है जहाँ पे हमें न्यूलिथिक टूल्स मिले हैं, बाकायदा खुदाई में मिले हैं हमें। तो इस लहजे से भी ये काफी इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है, और हमें एक कल्चरल सीक्वेंस पूरा कंप्लीट मिलता है जम्मू का, फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड टू लेट मेडिवल पीरियड। तो ये आपका न्यूलिथिक साइट है यहाँ पे जम्मू में मालपुर का। तो ये कुछ टूल्स हमें जो खुदाई में मिले थे मालपुर एक्सक्वेशन में, ये उनके पिक्चर्स हैं, स्लाइड है। ये कुछ और रिंग स्टोन वगैरह भी मिले यहाँ पे, जो नॉर्मली मिलता है एक न्यूलिथिक साइट से, और कुछ ब्लेड्स वगैरह टूल्स, स्टोन टूल्स, ये सब मिले हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और साइट है बाबा का टिब्बा करके है। ये भी मर ब्लॉक में ही है, और ये भी 18 किलोमीटर जम्मू के वेस्ट में पड़ता है साइट। और यहाँ पे भी खुदाई के दौरान एक कुछ हमें एंटिक्विटीज जो मिली हैं, हमें इस तरह की एंटिक्विटीज मिली हैं, सेम वही नेचर की जो इससे पहले जो साइट है गुरु बाबा का टिब्बा, वो वैसे ही एंटिक्विटीज कुछ यहाँ से हमें मिली है। और यही साइट्स हैं, 4-5 साइट्स जो हमने खुदाई की। इसके अलावा हमने कई यहाँ पे सर्वे भी किए हैं, हमने विलेज पे सर्वे किए हैं, और कई साइट्स हमें लिस्ट की हैं यहाँ पे। तो ये जो डाटाबेस जो दिखाता है, हमें शो करता है
एक कंटिन्यूस हैबिटेशन का फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड टू लेट मिडिवल पीरियड। तो ये बहुत रिच कल्चर हेरिटेज है जम्मू का, जो अभी टैप नहीं हुआ है। इसमें फ्यूचर रिसर्च की जरूरत है, फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन की साइट की जरूरत है, और फिर फर्दर एक्सकवेशन की जरूरत है। तो इस तरह के साइट्स हमें, अभी रिसेंटली मैंने भी एक साइट शुरू की थी यहाँ पे आरएसपुरा में, टिब्बा तिलाना करके एक्सकवेशन शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन की वजह से वो हम उसको कैरी नहीं कर पाए इस साल। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर उसको हम फिर दोबारा शुरू करेंगे। सिर्फ 1 महीना करीबन खुदाई की थी हमने। और ये आरएसपुरा जो एरिया है पूरा, तो ये यहाँ पे करीबन 20 माउंट्स अभी भी विजिबल है। ये माउंट्स विजिबल है, इसके ऊपर हैबिटेशन है, ये माउंट धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। तो इसमें एक बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक दुर्भाग्य है हम एएसआई का भी या स्टेट आर्कियोलॉजी का भी, कि इतने सारे रेलिक्स को हम, हैं तो सही आसपास तो बहुत है, लिस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम ऑलरेडी जो साइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम फंड क्रंच है, हमारे पास मैन पावर की कमी होती है, तो ज़्यादा साइट्स प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस तरह के यहाँ पे कुछ ना कुछ एक प्लान करना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ एनजीओस को या लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना ये खत्म करता हूँ टॉक। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विनोद सर, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने बातों को हमारे बीच में रखा, और मुझे लगता है इससे बच्चों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। और जो आपने ये बात कही कि साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं, तो उसमें ये वाला सुझाव मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आप कहने हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करे। और लोकल गवर्नमेंट का सबसे जो इफेक्टिव यूनिट है वो मुझे लगता है पंचायत है। कोई भी साइट किसी पंचायत के अंदर आती है और उस पंचायत के तहत अगर उस पे एक्टिविटी की जाए तो मुझे लगता है कि उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और लोकल लोगों को शामिल करके उसको काम किया जा सकता है। आपका प्रयास बहुत बहुत सराहनीय है, और ये हमारे पूरे देश के ऐसे स्तंभ यहाँ पे हैं जो पूरे देश की एकता को दिखाते हैं, सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हैं, और जो ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास उसके लिए आपका जो संस्थान काम कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत आभार, आपने अपनी बातें हमारे बीच में रखी। मैं अब अनसुईया मैडम से अनुरोध करूंगा, जो इस समय जॉइंट डायरेक्टर हैं हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल। आपका अनुभव, जब आप टूरिज्म में थी तो आप इससे बिल्कुल सीधी तरह से जुड़ी हुई थी, और अभी भी आप हॉस्पिटैलिटी में हैं और आप बहुत दूर नहीं है उस विभाग से। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैडम कि आप अपने विचारों को हमारे बीच में रखें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी। सर्वप्रथम मैं पद्मश्री शिव निर्मोही जी को सादर प्रणाम करती हूँ। ये एक मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज मैं उन्हीं के साथ एक मंच पर अपने विचार प्रकट कर सक रही हूँ। शिव निर्मोही जी के साथ जब मैं टूरिज़्म विभाग में थी, मुझे याद है सर को जब पद्मश्री अभी ये मिला भी नहीं था। अगर सर को भी याद होगा, नगेंद्र सर को तो याद होगा कि हमने वहाँ पर डुडू बसंतगढ़ में सर, हमने तभी दर्शन किया था, एक छोटा-सा वो जो प्रोग्राम था, हमने वहाँ किया था, और अपने शिव सर को हमने वहाँ पर आमंत्रित किया गया था हमने, और सर ने उस स्थान के बारे में, वहाँ पर तवी कैसे आकर मिली और तवी की उत्पन्न स्थान है वो कहाँ से हुआ, सर ने हमें उसके बारे में बताया था। आज का मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महाअनुभवी जो वक्ता अन्य हैं, मेरा उन सबको भी बहुत-बहुत नमस्कार। मैं आभारी हूँ नागेंद्र सर की, क्यों ही गेव मी दिस अपॉर्च्युनिटी कि मैं आज आप सबके साथ अपने जो कुछ मेरे अनुभव हैं वो शेयर कर पाऊँ। जो टॉपिक आज का डिस्कशन का था कि अखनूर की कल्चर के बारे में, एक विरासत के बारे में। अभी हम शिव निर्मोही जी से सुनते आ रहे हैं, उसका अखंड जो एक प्राचीन, हमारे ये सौभाग्य है कि हमारे पास, हम उस एरिया के रहने वाले हैं, हमारे देश में इतना प्राचीन इतिहास है। हम उस देश के वासी हैं, जहाँ हमारे पास इतना सुंदर इतिहास है, इतना विरासत के हम वो हैं, ओन करते हैं हम उसको। आगे उसको हम
कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो विभाग है, विनोद रावत जी ने हमें बताया कि वो कैसे एक्सकवेशंस कर हमारा जो इतिहास है, जो पुराना प्राचीन, वो हमारे सामने ला रहे हैं। उसी तरह मैं जिस विभाग में मेरी प्रेज़ेंट पोस्टिंग से पहले मैं टूरिज़्म विभाग में थी, तो हमारा भी एक प्रयत्न था कि ऐसे प्राचीन एरियाज़, ऐसी जगहें, ऐसे मंदिर, ऐसे हमारी जो जगहें हैं, जो हमारे लोगों ने देखी नहीं है। जैसे अभी हमने सुना अपने पंडित निर्मोही जी से और अपने रावत जी से कि हमारी धरोहर है जो, इतने रिच हमारी जो धरोहर है, वो हमारे पास इन महानुभवी ने हमारे लिए हमारे सामने लाई। पर आगे की हमारी जनरेशन्स का क्या फ़र्ज़ है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कंटिन्यूअस आगे ले जाएँ। हमारे बच्चे, हमारे कोलीग्स, मेरे हम उम्र, क्या हम इस धरोहर के बारे में जानते भी हैं? हम अवगत भी हैं कि व्हाट ऑल वी पोजेस। तो टूरिज्म विभाग में जब हम थे तो हमारा एक हमारा सोल मोटो ये था कि उन जगहों के बारे में, उन धरोहरों के, ऐसी धरोहरों के बारे में हम लोगों को अवगत करवाएं। हम उनको बताएं कि हमारे पास क्या है। हम पूरे विश्व में भर में हमारे लोग घूमने जाते हैं, हमारे देश के वासी जाते हैं, पर हमारे अपने राज्य में हमारे पास क्या है, हम उससे बिल्कुल ना मतलब अनअवेयर थे। तो हमारी एक कोशिश रही, जब हमें पता चला कि बुद्ध पूर्णिमा आने वाली थी, उन्हीं दिनों जब हम अपना टू एक्शन प्लान बना रहे थे, तो हमारे को एक आइडिया क्लिक किया कि एक हम इसी तरीके से ये जो अम्बारान एक जगह है, अखनूर है, जिसमें 3-4 हमारे इम्पोर्टेंट हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, हम इनको एक कार्यक्रम के द्वारा लोगों तक ले आएँ। तो वो हमने एक आइडिया प्लान किया कि हम एक हेरिटेज वॉक करें। हेरिटेज वॉक करने का रीज़न यही था कि जिस एरिया से हम वो लेना चाहते थे, कि वहाँ पर देयर वर 3-4 पॉइंट्स जहाँ पर दे वर ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, बट इवन द पीपल ऑफ जम्मू, जो जम्मू के लोग थे, उनको भी नहीं पता था। बच्चों को पिकनिक के लिए आ जाकर हम हर बार उनको बागे बहू या झज्जर कोटली तक लेकर जाते थे। पर क्यों ना हम उनको उस जगह पर लेकर जाएँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। तो टूरिज़्म के माध्यम से हमने कोशिश की कि हमने कैसी ही हेरिटेज वॉक अरेंज की। वॉक हमारी शुरुआत की हमने जियोपोटा घाट से। जियोपोटा घाट के बारे में अभी आपको निर्मोही जी ने बताया और नगिंदर सर ने भी बताया कि वो जगह थी जहाँ हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था। उस स्थान से हमने स्टार्ट की। रास्ते में वहाँ से पैदल लेकर हम बच्चों को, और जो भी लोकल टारगेट ग्रुप क्या था हमारा, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। टारगेट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वॉक वाज़ जियोपोटा घाट एंड इट कल्मिनेटेड एट अम्बारन। अम्बारन जो अभी आपको विनोद जी ने बताया कि दैट इज़ अ बुद्धिस्ट साइट जो एक्सकवेशंस ने रिवील किया। हमारा फोकस था द टारगेट ग्रुप व्हिच शुड नो अबाउट इट इज द मेजर। अगर दलाई लामा 2011 में इस जगह आ सकते हैं, इस जगह वो आए थे, सबको पता है, और जब वो आए तब सरकार ने, लोगों ने, उस विचारधारा वाले लोग जो थे, बौद्ध धर्म के जानने वाले, वो जगह जगह से आए, देश भर के कोने कोने से वो अम्बारन आए। पर उसके बाद आफ्टर 2011 व्हाट, सब लोग भूल गए। वो जगह तो वही थी, उसका महत्व वही वही था। उसको धर्म जिनका, वो भावना थी, जो धर्म को अपनाते थे, जिनके विचारधारा थी, वो जम्मू में वही लोग हैं, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँ की है। पर ऐसा क्या था कि वो चीज़, वो लोग वहाँ नहीं आते थे, और ना ही हमारे अपने बच्चे, हमारी उम्र के नौजवान वो भी नहीं आते थे। तो हमारा टारगेट था कि हमने स्कूल्स और कॉलेजेस के बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स को, सेंटर ऑफ स्टडीज जो बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, हमने उनसे बात की, उनके कार्य, जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, उनके स्टूडेंट लीडर्स से बात की, उनको हमने इन्वॉल्व किया। हमने उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन सब बच्चों को इन्वॉल्व किया कि वी वांट टू ऑर्गेनाइज, हम ऐसा एक वॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने परिवार के जितने भी आपकी विचारधारा के सिमिलर लोग हैं, जो इसको जानना चाहते हैं इसके बारे में, आप उनको सबको लाएं। तो लकीली वी वुड 400 से अधिक लोग हमारे पास वहां एकत्रित हो गए थे उस वॉक के लिए। उ, उसको, उस जगह की हमने
वॉक के दौरान इन बुद्धिस्ट बच्चों की हेल्प ली हमने। ये शुरुआत से लेके एंड तक अपनी जो बुद्धिस्ट हाइम्स हैं, ये अपने जो भजन हैं, ये बच्चे वो गुनगुनाते हुए गए वहां तक वॉक करते हुए। रास्ते में जब जियो पोर्टा घाट से शुरुआत थी, हमने उन बुद्धिस्ट बच्चों को और जो लोकल बच्चे भी थे, उनको हमने जियो पोर्टा घाट के बारे में भी बताया। उनको वहां हमने जो एरिया के लोग थे वहां के, उनके उन्होंने उस जगह की एसडीएम थे वहां के, हमारे डायरेक्टर थे वहां टूरिज्म हमारे साथ थे, उस जगह की विशेषता के बारे में बताया। वो हमारा पहला पड़ाव था। दूसरा पड़ाव आया पांडव गुफा। पांडव गुफा, वहां एक पंडित जी थे जो पांडवों के अज्ञातवास में वो गुफा के वर्णन है कि वो गुफा है, उन सब बच्चों ने कभी देखी ही नहीं थी। कितना आश्चर्यजनक बात है कि वो पिछले 10 साल से जम्मू में पढ़ाई के लिए लद्दाख से आते हैं, यहीं रहते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर जगह, बट दे हैड नेवर विजिटेड दैट प्लेस। दे वर रियली सरप्राइज्ड कि इसी एरिया में ये चीज है। चिनाब के किनारे, ये सब हमारा वॉक बिल्कुल चिनाब के किनारे था। वो बच्चे वहां गए, पांडव गुफा के बारे में उनको बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हॉल्ट पॉइंट था गुरुद्वारा। गुरुद्वारा भी वो तपो स्थान है अपने संत बाबा सुंदर सिंह जी का। दैट हैज आल्सो गॉट अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उन बच्चों को वहां पर हमने वो, वहां के जो संत थे, उन्होंने वहां बच्चों के लिए शबीर लगाई, नाश्ता छोटा मोटा जितना इंतजाम किया उन्होंने, और उसके इतिहास के बारे में, उस गुरुद्वारे के उस स्थान के बारे में उन्होंने बताया। फिर हमारा फाइनल इसका कल्मिनेशन हुआ अपने अंबारन जगह में। वहां बुद्धिस्ट बच्चों ने अपना रंगारंग कार्यक्रम भी किया। अपनी जो एक बुद्धिस्ट उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी, बच्चों ने उसमें तैयार होकर बिल्कुल दीपक कैंडल वो बजाना, वो इंस्ट्रूमेंट्स उनके, वो उनकी रिलीजियस बुक्स पढ़ी उन्होंने। अगर हर बुद्ध पूर्णिमा ये लोग वहां बाहर जाकर ऐसा करें, तो कौन सी चीज है जो रोक सकती है अंबारन को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए। सो दैट वाज आवर मोटो कि फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू हमने सोचा कि उस जगह को हम इस तरह से प्रमोट करें। बहुत सी बुक्स हैं, लिखी गई इतिहास, बट वही चीज है कि आज की जनरेशन या जैसा हुआ है कि दे वांट टू, असर किया जाता है ज्यादा जो खुद किया होगा उन्होंने, जो खुद चीज की होगी, देखी होगी। बुक में पढ़ेंगे तो लेजर, वो थोड़ा आलस्य आएगा, याद नहीं रहेगा। पर मुझे यकीन है जो 400-500 लोग जिन्होंने हमारे साथ वो हेरिटेज वॉक की थी, दे वुड हैव कैरिड दैट मैसेज टू एवरीवन। जो अखनूर की इतनी रिच विरासत है, उस दिन वो जरूर उतने ही 500 लोगों से 1000 फैमिलीज तक आगे स्प्रेड गया होगा हमारा मैसेज। और मुझे याद है कि किसी भी टूरिज्म मतलब उस वक्त डिपार्टमेंट ने ऑल ओवर बुद्ध पूर्णिमा पर ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था जैसा कि जम्मू टूरिज्म ने किया। सो दैट वाज अ टारगेट कि हमारे जम्मू में अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल है, जो हमारा इतिहास है, व्हाई डोंट हम उसको क्लब क्यों नहीं करते, हमारा जो कल्चर है हम उसको क्लब क्यों नहीं करते अपने पर्यटन के साथ, कि लोग बाहर से आकर हमारे कल्चर को देखें, हमारी वेशभूषा को देखें, हमारे खान-पीन को देखें। जो हम बात कर रहे हैं अब गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, कुशाना पीरियड, वो सब कुछ हमारे पास है। लोग बिहार में बोध गया की बात करते हैं कि वहां बुद्ध जो हमारे पास अवेलेबल है, उनकी हिस्ट्री बुक्स में लिखा है, जो हमारे पास है, वो क्यों नहीं देख रहे बच्चे। बट ऐसे ही एक हमने ये इवेंट किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे ही हम कल्चर, टूरिज्म इज नॉट ओनली लेजर टूरिज्म, टूरिज्म की भी डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप, कुछ लोग सिर्फ घूमना फिरने के लिए जाते हैं, कुछ लोग हैं एडवेंचर लविंग, जो जहाँ कहीं रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ऐसी जगहों को फोकस करते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या कल्चरल हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू में जगहों को देखना चाहते हैं। तो हम टूरिज्म को अपना इन कल्चरल साइट्स के साथ जोड़कर 2 इन 1 इफेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं, कि हम साइट को भी प्रमोट करेंगे और अपनी कल्चरल, अपनी अपनी हेरिटेज को जिंदा रखेंगे। तो यही हमारा मोटो है कि जितने भी मेरे को लिसनर्स हैं जो सुन भी रहे हैं, जितना रिच इतिहास आज निर्मोही जी ने बताया, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। और मैं अपने बच्चों को भी क्या बता पाती कि अगर मैं आज सुनती नहीं। एटलीस्ट ये सुनकर मैं बच्चों को जरूर अगली बार वहां पे कि ऐसी चीज है,
फाइट्स हैं, वो जो सरपेंट का वो कहते हैं कि वहाँ लोगों को दिखा है, सरपेंट पूरा इतना बड़ा, कि सुनने की चीज़ है। अगर यही चीज़ हमारे टूरिस्ट गाइड इसी कल्चरल स्पॉट्स को टारगेट करें, तो हमारे पास 2 इन 1 काम हो जाएगा। हमारी कल्चर साइट प्रमोट हो जाएगी, हमारे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेगी, हमारे चिनाब के किनारे हमारे टूरिज़्म विभाग की तरफ से एक टूरिस्ट सेंटर भी है, जहाँ खाने-पीने, रहने के कमरे की व्यवस्था भी है। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग अपना उस एरिया में डेवलपमेंट हो सकती है, फाइनेंसेस भी मिलेगा, हमारी चीज़ों का और हमारी जगहों को प्रमोशन बढ़ावा भी मिलेगा। तो मैं तिवारी जी आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि एक जो वीडियो एक 30 सेकंड्स का वीडियो है, जो हम लोगों ने किया है, वो आप सबके साथ प्लीज़ शेयर करें। ये दिख रहा है मैडम? दिख रहा है? आवाज़ थोड़ा-सा ऊँचा कर दीजिए। आएगी अभी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने ये हेरिटेज वॉक करवाई है जियोपोदा घाट से लेकर अम्बारन तक, और इसका एक ही मकसद था कि हम लोग जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें अमंगेस्ट मासेस। जी, धन्यवाद तिवारी जी। तो ये आप सबने देखा कि ये हमारा एक वो था, प्रयास था कि हम जो अखनूर की धरोहर है, अंबारां की जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, उसको हम सब लोगों के सामने कैसे लाएँ। तो मेरा इस जो आज का वेबिनार है, इससे एक ये भी रहेगा कि जिस तरीके से आपने अखनूर कल्चर का इम्पोर्टेंस का एक वो लिया है, टारगेट बनाया है कि इसको प्रमोट करें, उसी तरीके से हर एक डिफरेंट जगह है, उसका डिस्कशन हो, वैसा हो, और उसके लिए एक करके हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, हर कोई अपनी तरफ से एक छोटी कंट्रीब्यूशन करे टू प्रमोट दैट, उसके बारे में टू स्प्रेड अ मैसेज। हम अपने वी शुड बी मोर प्राउड एंड शुड प्रमोट व्हाट वी हैव, रादर देन हम दूसरी जगह भी जाएँ, ज़रूर जाएँ, हर जगह जाएँ, बट पहले हम वो तो जान लें जो हमारे धरोहर के हम मालिक हैं, जो हमारे पास है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद that you gave me this opportunity to today share my views, और नगिंदर सर का भी स्पेशली, that सर तो मेरे colleague हैं, सीनियर हैं, he was very much part of this हेरिटेज वॉक ऑल्सो। आई वांट टू शेयर कि ऑल्दो सर वहाँ फिजिकली उस दिन प्रेजेंट नहीं हो पाए ड्यू टू सम preoccupation, but I shared this concept and idea with him, and ये इनकी उसमें contribution थी कि we could finally do it. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था जो हेरिटेज वॉक, और आपने जैसे पांडवों के बारे में बताया, वहाँ पांडवों की गुफा है, तो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा, जो हमारे जम्मू जिले की वेबसाइट है, कि अखनूर को विराट नगर भी, महाभारत का विराट नगर जो है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपने उस गुफा की चर्चा की, मुझे लगता है कि ये उसका एक प्रमाण है कि वो विराट नगर रहा होगा अखनूर होने के पहले। आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों के समक्ष जो यात्राएं रखी। और जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि ये जो भारत पूरा देश है, ये इस देश का नक्शा वास्तव में यात्राओं से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे कोई भी हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसके बारे में लोगों तक सूचना ले जाई जाए और लोगों को भी ले जाया जाए। तो अभी तो थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, नहीं, हम अपने बच्चे जो करीब 22 राज्यों से आते हैं, हम उनको उस पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ जाना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें देखें। और 22 राज्य के बच्चे जब जाएंगे वहाँ पर तो ऑब्वियसली उसका प्रचार होगा ही। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सुंदर
हमारे समक्ष रखे विचार। मैं अब अनुरोध करता हूं डॉक्टर ललित गुप्ता से, जो इस बारे में तो बहुत कुछ लिख पढ़ चुके हैं और आप अपने अनुभव अखनूर के बारे में आज हमारे बीच में रखेंगे। डॉक्टर ललित गुप्ता साहब। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद, स्पेशली SMVDU यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, प्रोफेसर तिवारी साहब, डॉक्टर विनोद रावत जी, अनुसुईया जम्वाल जी, अरविंद कोतवाल जी, डॉक्टर प्रोफेसर पूर्ण चौधरी, वांगरू साहब, हैरी वालिया जो मैं नाम देख पा रहा हूँ। आज आप सबको मुबारक हो, आपने इतना अच्छा ये विषय चुना और निर्मोही जी के ऊर्जापूर्ण संबोधन से स्टार्ट हुआ। अखनूर का जो श्रेय है वो BR मणि को जाता है। उन्होंने ही इस मणि को बाहर निकाला, ये अंबरा की जो मणि भूमि में थी। और जितना भी इसके ऊपर लिटरेचर है, जो लर्नड पेपर्स हैं और व्यूज हैं, वो सब BR मणि के पेपर्स के ऊपर ही बेस्ड है। उन्होंने स्वास में कुछ पेपर पढ़े थे, कुछ और जगह प्रागधारा में उनकी पब्लिकेशंस हुई हैं। और मैं इस एक्सकेवेशन में मुझे थोड़ा जाने का सौभाग्य मिला था, क्योंकि जब से मणि आए थे तो ये टिब्बा नामेशा और ये जितनी भी एक्सकेवेशन हुई थी, PC चौधरी और दूसरे या बाकी सेंगर साहब के टाइम में, तो बात करते हैं अखनूर की। अखनूर का साइट की बातें जैसे हमारे निर्मोही जी ने की, तो इन्होंने इसका एक कल्चरल बैकग्राउंडिंग की है साइट की। He has tried to provide the context to the inhabitation, the settlement. Now we have to further link this settlement, which has a archaeological dating of almost 900 years, from 1st, 2nd BCE to 700 AD. So a monastic complex which was able to sustain itself despite periodic floods destroying certain portions of it, because I believe that only 1/3 of the monastic complex has been excavated. Rest needs to be done in Pabara and other areas across the bridge also. Now, to contextualize this site, other than the terracottas have been which were found, and the monastic layout of the complex, the architectural layout, etc., I have tried to in my papers, research papers, time and again, I have tried to say that since Akhnoor was in those days part of the Madhya Desh, see, the Madhya Desh connection has to be really worked out in the sense the proximity to Madhya Desh, such a powerful Janapad of those times, and its changing boundaries, that has to be linked, especially the Sakal, the Sialkot, the capital. तो ये मलिंद पन्नो एक हमारे पास टेक्स्ट है, मलिंद प्रश्न जिसको बोला जाता है, पाली में मलिंद पन्नो है, उसमें सागल का एक डिस्क्रिप्शन है एज ए सिटी। तो वो इतना भव्य डिस्क्रिप्शन है, तो उसका जब अखनूर से सिर्फ 40 किलोमीटर या 25 मील पे ऐसा शहर हो, तो आप देखिए कि एक ट्रेड रूट जैसे जिसकी शिव निर्मोही जी ने बात की है, तो वो ट्रेड रूट्स की एक मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो फाइनल हो जाती है। और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि सांगोल और अंबरा को किसी ढंग से हम जोड़ पाते, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है इस कॉम्प्लेक्स की ट्रेडिशनल रूट के, तो
तो इसने अंबरा को, जैसे मैंने कहा कि 900 साल तक एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन बना दिया, हाल्टिंग स्टेशन भी था, मॉन्क्स भी आते थे और एक लोकल कम्युनिटीज भी यहाँ बढ़ गई थी। तो ह्यूनसांग ने, जैसे निर्मोही जी ने बात की, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो पलाशवन की बात करते हैं जो आज के अखनूर के पास पलावाला का एक गांव है, और टक देश की बात होती है। ये सारे एरिया सियालकोट को बाद में टक देश के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी ने भी 11th सेंचुरी में, आई एम हैप्पी डॉक्टर प्रोफेसर पूनम चौधरी इज लिसनिंग बिकॉज हर मेजर वर्क हैज बीन द ट्रेड रूट्स ऑफ जम्मू। सो उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, स्पेशली मुगल रूट्स के जो ट्रेड रूट्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अंबरा को लिंक करना है ट्रेड रूट्स के साथ, उसके लिए थोड़ा सा काम की जरूरत है। दूसरा, जब एक कॉम्प्लेक्स 900 साल तक रहता है और वहां पे बहुत बड़े थेरास, मॉन्क्स होते हैं, और जिसकी फाउंडेशन मेनेंडर के साथ जाके मिलती है, और ऐसा जैसे कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ बुद्ध के अवशेष वाली बात तो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, पर डॉक्टर मणि के अनुसार यहाँ शायद मेनेंडर के अस्थि हो सकते हैं। तो क्योंकि ये शारीरिक टाइप का एक स्तूप है जिसमें चक्रवर्ती या किसी और बड़े मॉन्क्स के अवशेष रखने की प्रथा हो सकती है, तो उसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है। पर जब एक साइट रहती है, क्योंकि ह्यूनसांग भी पूंछ के जब उनकी बात करता है, क्या बोलते हैं, मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहां भी वो कुछ उनके साथ एक जादुई कुछ एसोसिएशंस करता है जिसकी वजह से लोग वहां आते हैं, है ना, उनके साथ कुछ जुड़ जाता है, तो लोगों की एक साधना के केंद्र बन जाते हैं। वैसा ही मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि जो पिलग्रिमेजेस हैं टू द साइट्स, दे वर इवन advised by the Buddha to Ananda, and they are documented in the Mahaparinivan Sutta. I will read that, and the Buddha's quote, I'll quote that: and they, Ananda, who shall die while they with believing heart are journeying on such pilgrimage, should be reborn after death, when the body shall dissolve in the happy realms of heaven. So Buddha has talked about pilgrimages, and in this pilgrimage there is a centrality of the relics and their power, because being in the presence of the relic and taking darshana, this is the Hindu view of darshana also. So this was also percolated into Buddhism, and the sites associated with the physical relics like the tooth, hair, ashes from cremation, of the historical Buddha, relics by association like places made by his presence, or his bowl or robe used by Buddha, they also became the sacred landscapes, Buddhist landscapes in India. The third category of relics were these consecrated paintings or sculptures, which serve as reminder of the sacred sites. In this manner, the terracotta decorations of the Ambara monastic complex, you can imagine a monastic complex shining with decorations like an outdoor gallery of Jataka Kathas, or the stories from the life of Buddhas and other. So Ambara had that kind of attraction for the pilgrims. And the highest artistic skill, the terracotta, the workshop tradition, etc., which is also found in Central Asia and others. So this is the link with Kashmir, also terracotta tradition. So this pilgrimage was a means to accrue merit and act of purifying the physical body through sacred journey. This is now common to all the pilgrimage in Hindu, Jain, and others. So what I'm trying to say is that Ambara had developed as a surrogate pilgrimage site. A surrogate pilgrimage site in the Shivaliks at Akhnur,
and which had its own localized sacred geography and landscape. Now, as far as Ambra, its location on river bank, its name itself reflects. Nirmohi ji ne se Amba Rai kaha. He is trying to connect the name with the historical kind of dynasty, but Amb Aram, that is the kind of mango garden, monastic complex in that. Now, Dr. Rawat talked about the sculptural finds and other things which have found from there. The point is that it is possible that the relics were of the Chakravartin, especially Menander. This is one of the possibilities. Who had died around 2nd century BC. Then what is important is that from Akhnur we have found the shell inscriptions. These shell inscriptions, I'm sorry not to be able to share it with you, but they are in the Dogra Art Museum. They are on the round boulder stones. And these shell inscriptions have also been found at Kishtwar. These inscriptions are highly ornate in character, shell-like characters, and they are found almost in 370 sites all over Southeast Asia. One Mr. Richard Solomon, he has worked on this. Now the point is that these inscriptions have been associated with pilgrimages, and they are supposed to be the records left by the pilgrims, like Ladakhis Om Padme, Om, these stones they leave everywhere they go. So that is the kind of situation here, because we have in Jammu the Brahmi inscriptions coming to us from Madhwa area of Doda, and then the most important inscription, Brahmi inscription, is Sudh Mahadev, which speaks of Naga, Vibhu, Ganapati Naga's son, Vibhu Nag, coming to that place, and that there is a trident, a kind of trishul, and the inscription is there. So if Sudh Mahadev in 3rd and 4th century was a pilgrimage of a merit of that kind of importance, which merited the visits of the Naga king from this Padmavati, this area of Gwalior and others, you can imagine Ambra also growing as a kind of surrogate pilgrimage. And one of the evidences is that the shell inscriptions found from there. Now, Buddhism seems to have vanished, disappeared from this area after the Huna invasion, and but it survived in remote valleys of Jammu and Kashmir, barring Ladakh, because the Sharda inscriptions, as recorded by B.K. Koldambi, they speak of Buddhist practice in 12th and 13th century, which was still continuing. And then slowly the Buddhism vanishes. And one stone which I found in Kishtwar at a kind of a Bauli, a spring, there was a stupa there. Otherwise, all the Baulis in Jammu region, they have Hindu symbols and deities, but it was one of the Baulis in Kishtwar which had a kind of it had a stupa. I wish I was able to show that to you. And now, in that context, I will conclude by saying that Ambra had developed as a surrogate Buddhist pilgrimage, which attracted pilgrims from different areas, adjoining areas. And his historical geography that needs to be worked.
But as far as sacred geography is concerned, I think it had enjoyed quite an important space. Thank you very much. थैंक यू सर। आपने तो अखनूर के बारे में संक्षेप में ही हमारी जो यात्रा कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे जो डॉक्टर बीरेन बांगरू साहब हैं, इन्होंने तो पूरा जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है शिव निर्मोही साहब ने खूब पैदल चला है और ये भी खूब पैदल चले हैं। बांगरू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी विचारों को हमसे रूबरू कराएं। और मैं चाहूंगा कि आपके बाद थोड़ा सा पूनम चौधरी मैडम भी अगर कुछ अपनी बातों से हमको लाभान्वित करेंगी तो अच्छा रहेगा। बीरेन सर। नमस्कार 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 आदरणीय श्री निर्मोही जी, डॉक्टर विनोद सिंह रावत जी, मिस अनुक्षा जमाल जी, डॉक्टर ललित गुप्ता जी, डॉक्टर नोगेंद्र सिंह जमाल जी और अनिल तिवारी जी, आप सबका धन्यवाद कि आपने इस तरह का एक आयोजन हुआ है जिसमें हम सब एक दूसरे से जो हमारा जो शोध है, हमारी स्टडी है, उसको हम साझा करें। अखियुंदा नूर अखनूर, जम्मू के रत्नों में एक और रत्न अखनूर, जहाँ हिम पर्वतों से प्रवाहित नदी चिनाब पूरे प्रदेश को पोषित करती है, साथ ही चिनाब से निकली नहर जम्मू को भी शीतल पानी, हवा और हरियाली प्रदान करती है। कण कण में पुरातन इतिहास लिए इस प्रदेश को जानने के लिए मैंने सर्वप्रथम जो रुख किया था वो किया था डोगरा आर्ट गैलरी का। किसी भी जगह को देखने के लिए, जानने के लिए म्यूजियम सबसे उपयुक्त जगह मानी गई है। सबसे मेरा जो पहला जो यहाँ का जो विजिट था वो था 1986 में। तो सर्वप्रथम मैंने जो है 86 में विजिट किया डोगरा आर्ट गैलरी का। ये डोगरा आर्ट गैलरी पहले जो गांधी म्यूजियम में ये स्थापित थी, ये जो छोटा सा संग्रह था गैलरी का। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले पर थे, जो अखनूर से संबंधित कुछ चीज यहाँ पर डिस्प्ले पर थी जिन्होंने मुझे आकर्षित किया इस अखनूर की अपनी आगे वाली यात्रा को जानने का और अखनूर को जानने का, समझने का। और जो यहाँ पर जो पुरातन चीजें जो थी उनमें जो सबसे पहले जो आकर्षण था गैलरी में वो त्रिमूर्ति थी, त्रिमूर्ति। और उसके साथ जो टेराकोटा हेड्स थे जो विभिन्न जगहों से इन्होंने एकत्रित किए थे, तो यहाँ पर वो थे। और उसके साथ साथ जो थे ओवल स्टोन्स, जिसका उल्लेख अभी जो है शेल स्टोन्स के रूप में जो इन्होंने किया, डॉक्टर ललित गुप्ता जी ने किया, वो वहां पर कुछ स्टोन्स थे। तो अब ये जब हमने ये जो टेराकोटा हेड्स हैं इनको जानने की मैंने बात की, तो मुझे गैलरी में बताया गया कि ये पंबरान से ये आए हैं, ये सब चीजें पंबरान से आए हैं। तो अब ये जो है पंबरान से आए हैं, तो फिर मेरी जो दौड़ थी वो पंबरान के लिए मैं चल पड़ा। ये 1986 की बात है पंबरान के लिए। तो पंबरान में मुझे अभी भी जो स्मरण है, वहां पर एक थोड़ा सा तालाब था, एक पेड़ था, अब ये मुझे नहीं पता बड़ का पेड़ ही था, और उसके नीचे बहुत सारे ये जो ओवल स्टोन्स थे जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस थे, वहां पर थे बहुत सारे स्टोन्स थे। एक स्टोन तो मैंने देखा ही था जो डोगरा आर्ट गैलरी में था, और बाकी मुझे वहां देखने को मिल गए। और जब हम अखनूर टेराकोटा की बात करते हैं, तो अखनूर टेराकोटा जो यहाँ पर है हमारे डोगरा आर्ट म्यूजियम में, ये डोगरा आर्ट म्यूजियम में ही नहीं है, ये वाला जो कलेक्शन है बहुत सारी जगह पर बिखरा हुआ है। इसमें जो कुछ स्पेसिमेंस जो हैं वो जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जिसका अब छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है, वहां पर कुछ स्पेसिमेंस आप देखेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट नमूने हैं इसके जो टेराकोटा के मूर्ति के वहां पर सुरक्षित हैं। और जो है दूसरा जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में भी कुछ जो है स्पेसिमेंस है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में, और नेशनल म्यूजियम में भी मुझे अवसर मिला वहां पर अध्ययन करने का, तो वहां पर भी है जो है टेराकोटा स्पेसिमेंस है, ये जो यहाँ जो अखनूर से जो प्राप्त हुए थे। तो और इनमें जो है इनमें विभिन्न जो है उसमें जो है मूर्तियां हैं, इसमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, बोधिसत्व की मूर्तियां हैं, इसमें जो है जो पूजा करते हुए श्रद्धालुओं की मूर्तियां हैं, इसमें जो है प्रिंसली फिगर्स भी हैं, इसमें जो है बच्चों का भी जो है बच्चों को भी दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से, और इसमें जो है संतों को भी दर्शाया गया है इस तरह से। तो यहाँ से जो
यहाँ से मूर्तियां कैसे आई इसका ज्यादा मुझे उल्लेख नहीं मिला यहाँ के इसमें जो प्रलेखन यहाँ उपलब्ध था। लेकिन इसके साथ साथ जो है आई लेड माय हैंड ऑन वन ऑफ द मार्ग रिपोर्ट्स। ये जो मार्ग रिपोर्ट था, मार्ग वॉल्यूम 8 जो है, ये इशू नंबर 2, ये मार्च 1955 में छपा था। इसमें जो है चार्ल्स फैब्री का एक बहुत ही विस्तृत आर्टिकल है इसमें, जो अखनूर टेराकोटा के ऊपर। और जो ये चार्ल्स फैब्री है, इन्होंने इसका उल्लेख भी जो किया, इन्होंने भी किया, विनोद सिंह रावत ने भी किया, उनका उल्लेख किया। तो चार्ल्स फैब्री ने जो लाहौर में एक बहुत बड़ा एक खोड उनको मिला था वहां पर, और उसी को फिर बाद में वो तलाशते हुए फिर वो यहाँ पर जम्मू आए, और फिर जम्मू से वो श्रीनगर भी गए, अख्तूर भी गए, और श्रीनगर में वो हारवन गए, उशवर गए। तो इन सब का उल्लेख उन्होंने अपनी इस रिसर्च आर्टिकल में, जो मार्ग इशू में है, ये किया है। बहुत ही सुंदर ये कलाकृतियां हैं, यहाँ पर भी है, डोगरा आर्ट म्यूजियम में भी है, और जैसे मैंने कहा कि दूसरे जो है नेशनल म्यूजियम में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है, और भी संग्रहालयों में हो सकते हैं ये कलेक्शंस जो है। तो दूसरा जो आकर्षण था इसमें डोगरा आर्ट गैलरी में, वो था त्रिमूर्ति। अब ये त्रिमूर्ति जो है रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। ये बिल्कुल बहुत सुंदर जो है प्रतिमा है त्रिमूर्ति की, और इसको जो है बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको जो है विष्णु के रूप में इसका प्रलेखन किया था, और विष्णु ही लिखा हुआ था, मुझे याद है जब मैं पहली बार विजिट किया था उसमें। तो लेकिन कुछ स्कॉलरों का कहना है कि ये जो है पंचमूर्ति शिवा है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। और हम पंचमूर्ति में हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं अघोर शिव का स्वरूप है, और जो राइट साइड पर है वामदेव का है, और इसके जो रिवर्स पर है वो जो है तत्पुरुष है, और और जो है उसके बाद जो टॉप में जो है, जो उसको दर्शाया नहीं गया है, वो सद्योत जो शिव का है। तो जब हम इसकी जो कल्पना करते हैं, पूरी जो संरचना है इसकी, तो हम संरचना में ही देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी जो हमारी मूर्तियां हम देखते हैं कश्मीर में बनी हैं, जो ये विष्णु की मूर्ति है, और ये जो है अवंती वर्मन के काल में 9वीं शताब्दी में ऐसी मूर्तियां हैं कश्मीर से, और वो प्राय वो सब विष्णु की ही मूर्तियां हैं। उसमें चतुरार्ध विष्णु की है, जो है उसमें वैकुंठ विष्णु की मूर्तियां हैं, और उसकी एक उत्कृष्ट जो एक मूर्ति है वो गंगाधर, वो जो है जो यहाँ पर जो है एसपीएस म्यूजियम में भी सुरक्षित है, और कुछ और उसकी एक उत्कृष्ट एक कृति जो है वो यहाँ पर जो है शेरगढ़ी में एक जो मंदिर है वहां पर वो सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो कनेक्शन था कश्मीर और ये जो जम्मू का, तो ये आदान प्रदान ये रहा होगा। और ये जो इस मूर्ति का प्राप्त होना है यहाँ पर अखनूर से, तो इसमें हमें ये भी संभावना है कि और भी ऐसी कलाकृतियां जो है वहाँ पर उस क्षेत्र में होगी। इसको सर्वे करने की आवश्यकता है, और हमें बहुत सारी चीजें और ऐसी उपलब्ध होगी इस क्षेत्र से। तो ये जो अब एक दूसरा मेरा पड़ाव था कि मैं 1992 में मुझे बहुत सारे जो व्याख्यान सुनने को मिले, जो यहाँ पर जो इंडस वैली सप्ताह से सुनने को मिले, और उन्हीं व्याख्यानों में हम प्राय उल्लेख होता था मांडा का, कि जम्मू में एक मांडा है जो एक्सटेंशन है, जो एक नॉर्दर्न जो उसका जो है छोर है इसका, जो इंडस वैली सप्ताह का, तो वो जम्मू में है। तो इसी को जो है ढूंढने के लिए मैं 92 में फिर जम्मू आया यहाँ पर, और यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बात की कि मैंने कहा ये बताइए मांडा कहाँ है, कि मांडा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पर है। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि मांडा कहाँ है। तो कुछ लोगों ने मुझे जो है इशारा किया, जो यहाँ पर जू है मांडा में, तो वहाँ जाने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली गया, और दिल्ली में फिर मैं जो है डॉक्टर गायत्री नंदन पंत थे, उनसे मेरा इस पर चर्चा रही है जो सिंधु घाटी सप्ताह पर। फिर उन्हें जेपी जोशी जी से बात करी, तो फिर ये सामने आया कि ये जो एक्सकर्शन हुई थी, ये जो है ये किले के अंदर हुई थी एक्सकर्शन। और जेपी जोशी साहब ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको 1976 में यहाँ पर एक्सकर्शन करी थी। और जो खुदाई जो हुई है, कम से कम जो है वो 9.5 फीट जो है जो डिपॉजिट्स पाए गए, उनको उन्होंने जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे उनको रिमूव करके, तो वहां से बहुत सारी चीजें मिली। वहां पर प्रे-हरप्पन जो है सप्ताह भी मिली वहां पर, जिसमें बहुत सारे पुराने जो है मिट्टी के घड़े थे, जो है बीकर्स थे, और उसमें बहुत सारे जो टूल्स भी मिले, जो है जो हड्डियों से बनाए गए थे, स्पेशली एरोहेड्स में थे, बैंगल्स मिले वहां से, पॉट सेट्स मिले जिन पर जो है जो हरप्पन स्क्रिप्ट जो हमें मिलता है बाकी साइटों पर भी, यहाँ पर भी वो मिले, वो स्क्रिप्ट पॉट सेट्स पर मिले।
तो यहाँ पर जो ये अब ये उसके बाद में और भी उसमें जो है जो ऊपर वाली जो तहें थी उसमें हमें मौर्य काल की और शुंग ये कुषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। तो ये यहाँ पर जब मैं गया तो यहाँ पर मुझे जो है वहाँ पर तो ऐसा कोई दिखने को नहीं था, कोई ऐसे कोई ट्रांचेस कोई कुछ नहीं था, कोई पिट्स ऐसे कुछ नहीं मिला मुझे जो एक्सकेट हुए थे, सब भरे हुए थे। और वहाँ पर कुछ कमरों में वहाँ पर एक चौकीदार ने मुझे जो है कुछ बोरियों में जो ये पॉट श्रेड्स थे वो दिखाए मुझे। तो वो देख करके उसकी उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी उसकी फोटोग्राफ करने की, उसके ड्राइंग वाइंग बना करके मैं वापस एक असाइनमेंट के लिए मैं वापस दिल्ली चला गया। तो यहाँ पर जो है मतलब आवश्यकता ये है कि इसका प्रचार प्रसार अभी भी जो है लोगों को इसकी जानकारी नहीं है इस साइट की कि ये साइट है कहाँ पर। और रही बात दूसरी बात जो है यहाँ पर अम्बरान की, इस पर विस्तार से उल्लेख किया जो है डॉक्टर ललित गुप्ता जी ने और डॉक्टर विनोद रावत ने जी भी इस पर विस्तार से उल्लेख किया। एक और जो बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इस अखनूर के साथ वो एक किंवदंती है, एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी थी। बचपन में मैंने अपनी जो दादी से सुनी थी वो कहानी थी कि जो है यहाँ कश्मीर के योद्धा जो थे वो महाभारत युद्ध में गए थे लड़ने के लिए। और महाभारत में युद्ध में वो जो है श्री कृष्ण से मिले, वो अपने साथ कुछ तीर ही लेकर गए थे। 3 उनके उस कर्कश में 3 ही तीर थे। जब श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने फिर उनको पाया कि ये श्री कृष्ण से उनका जो वार्तालाप हुआ उसमें जो ये योद्धा थे उन्होंने कहा कि जो भी साइड हारने को होगा तो मैं उसका पक्ष लूंगा और पक्ष लूंगा। और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव होगा कि आपके 3 तीरों से आप कैसे करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो है एक पत्ते में जो है छेद किया तो जितने भी पेड़ में पत्ते थे सब में छेद हो गया। तो ये फिर उसके बाद जो है वो जो है उनसे वो उनका शीश मांगते हैं दान के लिए, जो है श्री कृष्ण जी मांगते हैं तो वो उनका अपना शीश देते हैं। और शीश देने के बाद जो उनका दर्द है और जो घोड़ा उनके दर्द को लेकर के वापस कश्मीर की तरफ आता है। ये कहानी वहां पर प्रचलित थी, गाँव में प्रचलित थी, ये कश्मीर के गाँव में। और बहुत वर्षों के बाद जो है अभी 5-6 वर्षों पहले एक प्रोजेक्ट पर मैं कार्य कर रहा था। वो महाभारत मंथन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था ये, जिसमें जो एक महाभारत का जो एक तो हिस्टोरिकल एटलस है, दूसरा इसका कल्चरल एटलस है, इसका जो विस्तार है पूरे देश और विदेश में जो है उस पर कार्य चल रहा था। बहुत सारे विद्वान इसमें कार्य कर रहे थे। मुझे भी अवसर मिला तो मुझे भी अवसर जम्मू कश्मीर में जो है जो महाभारत कालीन जो जगह है जो उससे जुड़ी है तो उसका अवसर मिला। तो उन जगहों में यहाँ पर एक जो है कामेश्वर मंदिर का उल्लेख आता है, कामेश्वर मंदिर का उल्लेख आता है। और कामेश्वर मंदिर के साथ भी यही कहानी है जो मैंने कश्मीर में बचपन से सुनी थी। और जो कश्मीर में जो ये कहानी मैंने सुनी थी, लोक कहानी सुनी थी, ये वहां पर ज्यादा कोई प्रचलित कहानी नहीं थी। उस कश्मीरी समाज में अभी भी नहीं है उतनी प्रचलित। लेकिन ये कहानी जम्मू की है, ये लोक परंपरा से कैसे वहां पहुंची ये कश्मीर की, कि वो कश्मीर के एक योद्धा थे। और यहाँ पर भी जो है ये उल्लेख आता है कामेश्वर जो ये मंदिर है, यहाँ पर भी उल्लेख आता है कि यहाँ पर जो 3 पिंडियां हैं वो एक तो वो है ये जो है बारबरी की पिंडिया है, एक शिवलिंग है, और जो तीसरी पिंडी है वो घोड़े की पिंडी है जिस पर वो सवार थे। तो इसका जो उल्लेख है ये जो है ये सुखदेव सिंह चारक ने भी अपनी जो है पुस्तक में किया है, एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन, उन्होंने इसका विस्तार से उल्लेख किया है। और यहाँ पर जो बात आ रही थी शेल इंस्क्रिप्शंस की, तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ शेल इंस्क्रिप्शन देखे हैं जो मुझे अब नहीं मिले। शेल इंस्क्रिप्शन जो मैंने देखे थे वहां पर जो पंबरान की साइट पर, अब तो वहाँ है ही नहीं कोई इंस्क्रिप्शन, मुझे देखने को ही नहीं मिला। उसके बाद में फिर कहीं मैंने यात्राएं करी उस क्षेत्र में, और अब तो जो शेल इंस्क्रिप्शन जो हैं जो उपलब्ध है वो अब यहाँ पर जो है डोगराट म्यूजियम में है। तो यहाँ पर जब सबकी जो यहाँ चर्चा हुई आज, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा से ये जो है कि जो यहाँ पर जो साइट्स है, इन साइट्स का हमें ज्यादा प्रचार प्रसार चाहिए। टूरिज्म ने भी बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, इसको पॉपुलराइज करने की आवश्यकता है। हम जो देख रहे हैं कि ये जो फोर्ट है,
फोर्ट के अंदर जो एक्सक्यूशंस हुई हैं, वहाँ कम से कम जो है एक ओपन एयर गैलरी भी बन सकती है। अगर ये क्लोज गैलरी न बने, ओपन एयर गैलरी के माध्यम से हम ये दर्शा सकते हैं कि वहाँ पर किन चरणों में जो ये खुदाई हुई और खुदाई से क्या-क्या सामग्री प्राप्त हुई है, वो वहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। वो एक आकर्षण रह सकता है जो वहाँ विज़िटर्स आते हैं। और साथ में ही कि यहाँ जितने भी यहाँ पर तीर्थ स्थान हैं, अंबरान की बात करें, अंबरान में एक छोटी-सी गैलरी है, उस गैलरी का को भी एक अच्छा स्वरूप देने की आवश्यकता है कि जिससे जो भी कोई वहाँ जाए वो प्रॉपर्ली ओरिएंट होकर जाए। वहाँ पर जो है कुछ ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स भी रख सकते हैं, जो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, और उसका अगर संभव हो सके तो उसका विस्तार कर सकते हैं। मैं विनोद सिंह रावत जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरा जो है पिछले 30 साल का अनुभव है म्यूज़ियम डिज़ाइनिंग में और ये जो म्यूज़ियम के एस्टैब्लिशमेंट में या एग्ज़िबिशंस करने में। अगर ऐसी कोई बात होती है कि अगर आप कुछ विस्तार चाहते हैं, उसमें कोई नवीनीकरण चाहते हैं यहाँ के साइट्स में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उसके साथ जुड़ने की और उसको एक नया स्वरूप देने की। इसके साथ-साथ जो यहाँ पर जो और भी साइट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है हमारे यहाँ प्रीहिस्टोरिक साइट्स जो यहाँ पर हैं, उसका कोई उत्खनन तो नहीं हुआ है उस तरीके का, लेकिन ये एक जो है एक सरफेस फाइंडिंग से यहाँ पर हमें जगह-जगह जो है यहाँ पर जो है प्रीहिस्टोरिक टूल्स, पैलेओलिथिक और नियोलिथिक टूल भी जगह-जगह मिले हैं, बहुत सारे गाँव में मिले हैं। तो वहाँ पर भी जो है संभावनाएँ हैं कि वहाँ पर उत्खनन हो, और जो है यहाँ का जो एएसआई डिपार्टमेंट है, और साथ में जो यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट से, जिस तरह से मैं सुन रहा था कि जो यहाँ पर कश्मीर में जो है सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वो भी जो है एएसआई के ताउन से, एएसआई के कोलैबोरेशन से, तो वो भी कुछ साइट्स पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काम भी करने की आवश्यकता है। जम्मू में जो हमारा जो भी हमारे पास साइट्स है, और जो भी यहाँ पर पुरातन जो हमारी जो विरसा है, उसको संरक्षण करने की। बीरेन जी को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो अगर पूनम मैडम थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए कुछ अपने विचार रखना चाहें। नहीं, थैंक यू पूनम वेरी मच। चौधरी। जब आपने मेरे को पहले बोला तो यहाँ पे एकदम लाइट ऑफ हो गई, सो आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू एवरीबॉडीज व्यूज, बट एक चीज जो मेरे को लगा मिस आउट हो गया, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, बट अखनूर, जब मैंने अपनी एमफिल की थी अखनूर के ऊपर, तब मैंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी थी अखनूर के ऊपर, जैसे अखनूरी राज। तो अखनूरी राज करके बहुत मशहूर था, अब तो मेरे को इतनी स्टोरीज याद नहीं है, तो मैं याद करती, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानियां थी, जो मैंने पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर लिखा था, अखनूर के ऊपर जो कहानी थी। दैट इज आल्सो वेरी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देन आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट हमने जब ये शेख नूरुद्दीन नूरानी म्यूजियम ऑफ हेरिटेज खोला था जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो पहली चीज जो हमने की थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर सर्कल्स के साथ मिलके उन्होंने हमारी हेल्प की थी। ये अखनूर में जो स्तूप मिला था एक्सकेवेशन में, वो उन्होंने हमको हेल्प की थी, और हमारे म्यूजियम में पहली बार वो बना था, और उसके बाद साइट पे ये स्तूप इन्होंने बनाया था। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो। एंड अखनूर के ऊपर बहुत कम हो सकता है, बहुत हुआ है, बहुत नई चीजें मेरे को पता चली सबसे। सो we could get in touch along with SMVDU and Archaeological Survey of India. We would definitely like to collaborate and work on this aspect of heritage and prepare a document on the heritage sites of Jammu and Kashmir. We would be very glad to do that. We would be happy to do the historical work in this aspect of Jammu region. Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने जो प्रस्ताव किया है, मुझे लगता है विनोद जी भी इससे सहमत होंगे, और हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, उनके बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन, इसी तरह जैसे आज का ये कार्यक्रम है, ये हमारे वीडियो इसके उस पे जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये एक छोटा प्रयास है, और इस पे और भी अगर हमारे कुछ पीएचडी करने के लिए लोग आते हैं सामने, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि इस तरह का कोलैबोरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। और
मैंने जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली। मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं था अखनूर के बारे में, और जितनी बातें आप लोगों ने साझा की, तो मुझे लगा कि अखनूर तो पौराणिक पीरियड से लेकर के बुद्ध बुद्ध का काल अगर देखें, बुद्ध के बाद अगर हम मौर्य पीरियड देखें और कुषाण पीरियड देखें, फिर गुप्ता पीरियड देखें, और उसके बाद जो कालक्रम चल रहा है, मुगल पीरियड आता है, जहाँ शायद ये अखनूर शब्द उस समय दिया गया हो। तो जो अखनूर विराटनगर से कनेक्शन मिलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और वीरेन जी ने जो आखिर में कहानी सुनाई, जो बर्बरीक कथा सुनाई, तो बर्बरीक को जैसे माना जाता है कि वो भीम के पुत्र थे, सॉरी घटोत्कच के पुत्र थे, जो, और घटोत्कच जो थे वो भीम और हिडिंबा से उत्पन्न थे। तो घटोत्कच की जो पत्नी थी अहिलावती, अहिलावती को नाग कन्या माना जाता है। और प्रोफेसर निर्मोही ने जैसे नाग वंश का उल्लेख किया, जो कश्मीर में बहुत समय तक शासन में रहा है। तो बर्बरीक की कथा सुना करके, और उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों का उल्लेख किया, और जब हम इस क्रम में कश्मीर रीजन में जिलों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो इस सब चीज़ों को विस्तार से हमारे समक्ष साझा करेंगे। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने जिले हैं और जितनी हेरिटेज साइट्स हैं, सबके बारे में ऐसे हम चर्चा करते रहें और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते रहें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले उस पर और आगे काम करने की। तो मैं आभारी हूँ आप सबका। आप सबने बहुत ही सुंदर ढंग से अखनूर के बारे में चर्चा की। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रजिस्ट्रार साहब नागेंद्र सिंह जामवाल जी का, जिनका अनुभव और जो प्रशासन से उनका संबंध है वो हमारे बहुत ही काम आ रहा है, और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं प्रोफेसर शिव निर्मोही साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमसे आज जुड़ पाए, और उनके बातों से हमें और कुछ सीखने को मिला। अनसुईया मैडम ने बहुत सुंदर एक यात्रा का आयोजन किया था, और हम चाहेंगे कि उसी तरह की यात्राएं और भी इस तरह से प्लान की जाएं और वो हम लोग करते रहें। विनोद सर ने तो पूरा जो जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स का उत्खनन हुआ है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। हम चाहेंगे कि ये बात जितनी गहरे तक पहुंचाई जाए, और अपने विद्यार्थियों से, जितने हमारे शिक्षण संस्थान हैं, सबसे ये चीजें शेयर की जाएं, और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो जाएं वहां पर और अपने इतिहास और संस्कृति को नजदीक से देखें और समझें। ये बहुत ही सुंदर अवसर है, और इस अवसर का हमें बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए। जितना हम देख करके वहां जाके अनुभव कर सकते हैं, उतना बातों से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शिक्षण संस्थानों को जरूर अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। और जैसे अनुसुईया मैडम ने कहा कि वहां जब लोग जाएंगे तो वहां की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी बात है। ललित सर ने अपने अनुभव को हमारे बीच में रखा। उन्होंने तो बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, उस पे वो समाचार पत्रों में लिखते रहते हैं। आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपने अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे जितने श्रोता हैं उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक बातों को सुना। पूनम मैडम ने बहुत ही संक्षेप में ही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया आज के इस कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहें और आप सबके अनुभवों का, आप सबके अध्ययन का हमें लाभ मिलता रहे। तो हम अगले सत्र में इसको आगे ले जाएंगे अखनूर के बारे में। जी जी, आपने बहुत सुंदर मुझे याद दिलाया। बर्बरी कथा जो सुनाई आपने, वो मुझे बहुत ही, कश्मीर में जब ऐसी जगह हैं जिससे उनका संबंध रहा है और वो वहीं के रहे हैं। अहिलावती नाग कन्या थी मैंने जैसे बताया, तो हाँ जी, ये बिल्कुल कश्मीर का एक सीधा संबंध है जो महाभारत के युद्ध से है। जी जी, यहाँ पर आप अगर आप जाएंगे द्रास की तरफ का सिर जो है वो पूरे महाभारत का साक्षी है। अगर आप कारगिल और द्रास की तरफ जाएंगे, वहाँ तो द्रौपदी कुंड भी है द्रास में।
द्रौपदी कुंड भी है, भीमशिला भी है। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए और इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वहाँ लोगों को जाना चाहिए, उससे साक्षात्कार होना चाहिए। जी जी जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीरेन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर ढंग से और बड़े विस्तार से उसमें जो बातें बताई, मुझे बहुत आज जितना मुझे जानकारी थी वो सिर्फ जो जिला की वेबसाइट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की उतनी ही थी अखनूर के बारे में। और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी स्थिति सामान्य हो हम लोग वहां जाएं और उसको देखें। बहुत ही सुंदर जगह दिखाई पड़ रही हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने अनुभव और विचारों को मुझे सुनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।